अदानी ग्रुप से जुड़ी आज एक बार फिर से बहुत सारी खबरें हैं। शुक्रवार से लेकर अब तक कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिनको जानना समझना जरूरी है। लेकिन हाँ, शेयर बाजार के नजरिए से देखें, उस विंडो से अगर देखें तो अदानी समूह के लिए आज एक बार फिर बड़ा दिन था, अच्छा दिन था। ग्रुप की 6 कंपनियों में अपर सर्किट आज भी लगा। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विलमेर और एनडीटीवी, ये 6 ऐसी कंपनियां थीं जिनमें अपर सर्किट आज भी लगा। लगातार 4 दिन से यहां तेजी बनी हुई है। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर भी आज 5.25% से ज़्यादा बढ़ा। इसके अलावा अगर आप देखें तो केवल अंबुजा सीमेंट और एसीसी, ये 2 ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें बिकवाली देखने को मिली। 1.5% करीब की गिरावट थी दोनों ही शेयरों में। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी कंपनियां आज हरे निशान में थी। अदानी पोर्ट्स भी आधे फीसद ऊपर था। अब खबरों पर चलते हैं। तो शुक्रवार को जो सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई थी, वो ये बताई थी कि GKG नाम का एक निवेशक है, एक ग्रुप है बड़ा, जिसने GQG पार्टनर्स ने अदानी समूह की कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी थी। अब खबर ये है कि उसके बाद क्या हुआ कि उस कंपनी के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, उन्होंने कहा, उनका एक इंटरव्यू छपा, उन्होंने कहा कि हमको कंपनी में वैल्यू दिखती है, इसलिए हम भाई पैसा लगाते हैं। लेकिन उन्हीं के एक निवेशक जो पेंशन फंड है ऑस्ट्रेलिया का, उसने सवाल खड़े किए। उसने कहा कि भाई आप पैसा लगाते हैं बट उनको तो इस पर बहुत भरोसा नहीं हो रहा है। सर, क्या पूरा मामला, यहीं से बात शुरू करते हैं। GQG के निवेश के बाद अडानी समूह के स्टॉक्स में तेजी दिखाई दी। हमने देखा, शुभम ने आपको बताया कि बाजार में निवेशकों का उत्साह थोड़ा वापस लौटता दिखाई दिया। खरीदारी तो दिखाई ही दी, हालांकि निचले स्तर पर था। हमने बताया था कि अडानी समूह को अपनी एसेट्स को या अपने शेयर्स को काफ़ी हैवी डिस्काउंट पर बेचना पड़ा GQG को। पर GQG की कंपनी अडानी समूह के लिए एक किस्म की संकट मोचक बनकर, ये निवेश जो 15,000-16,000 करोड़ का निवेश आया अडानी समूह के लिए, संकट मोचक बनकर आया। ध्यान रखना ज़रूरी है कि यही इक्विटी दिसंबर में काफ़ी ऊँची कीमत पर बेची जा रही थी, लेकिन संकट में फंसे अडानी समूह को इसे बेहद सस्ते दामों पर 60 से 75% की कीमत पर बेचना पड़ा। अब यहाँ से 2 दिलचस्प और अंतर्विरोधी घटनाक्रम उभरते हैं जिन्हें हमारे लिए करीब से समझना जरूरी है, शेयर बाजार में निवेश की दृष्टि से, रेगुलेशन की दृष्टि से और अडानी समूह के भविष्य की दृष्टि से। एक तरफ जो GKG कंपनी है, उसके प्रमुख ने कहा कि उन्हें वो बिजनेस में है और उन्हें इस कंपनी में वैल्यू दिखाई देती है। यानी उनका संकेत था कि अडानी समूह के स्टॉक्स पहले ऊंची कीमत पर थे, अब सस्ती कीमत पर आ गए तो इन्हें खरीदा जा सकता है, और इसलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, क्योंकि हम वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में है। दूसरी तरफ ये सवाल जो उठाया जा रहा है कि दुनिया के सारे प्रमुख ESG फंड्स, यानी वो फंड्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पर, पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर काम करने वाली कंपनियों के आधार पर और कम्युनिटी की दृष्टि से बेहतर काम करने वाली कंपनियों के में निवेश करते हैं और इन पैमानों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वो निवेशक फंड आखिर फिर दूरी क्यों बना रहे हैं। अब अडानी को लेकर निवेशकों का समुदाय 2 हिस्सों में बट गया है। बिल्कुल। एक वो समुदाय है, जैसे आज ये खबर आई कि यूरोप के अधिकांश फंड्स ने, वो सारे फंड्स जिन्होंने जो ESG नियमों का पालन करते हैं, जिनको अडानी समूह में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पारदर्शिता, शुद्धता पर शक है, जिन्हें लगता है कि अडानी समूह का कामकाज पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, खासतौर से कोल और माइनिंग का, और जिन्हें लगता है कि कंपनी के कामकाज में तमाम अपारदर्शिता हैं, उन सारे लोगों ने बड़े निवेशकों ने अडानी समूह में बड़े पैमाने पर बिकवाली की। यूरोप के ज़्यादातर ESG फंड्स अडानी समूह को से बेचकर बाहर निकल चुके हैं जब से कि अडानी समूह में बिकवाली हो रही है। और इसी से जुड़ा था GQG के एक पार्टनर का सवाल, जिसका नाम सीबस इन्वेस्टर है, और ये एक बड़ा निवेशक है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा पेंशन फंड है सीबस इन्वेस्टर। ये करीब $71 बिलियन का फंड मैनेज करता है और ये GQG पार्टनर्स के जरिए दुनिया के बाजारों में अपना पैसा लगाता है। इन्होंने अडानी समूह में इस फर्म के निवेश पर सवाल उठाए हैं और एक कहा है कि GQG पार्टनर ने ऐसी कंपनी में निवेश क्यों किया है, इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा है, जिसकी ESG रैंकिंग, यानी जिसमें पारदर्शिता के, पर्यावरण और कम्युनिटी की दृष्टि से गहरे सवाल उठ रहे हैं। अब इस तरह से भारतीय निवेशकों के लिहाज से और कुछ निवेशकों के लिहाज से देखा जाए तो वे ये मान रहे हैं कि अडानी समूह निवेश के लायक है, पर ग्लोबल निवेशकों को अडानी समूह के कामकाज के ऊपर संदेह बना हुआ है। अडानी समूह ने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन पेंशन फंड्स की तरफ से उठने वाला सवाल GQG को जरूर परेशान करेगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़े निवेशक हैं और काफ़ी समय से इस फंड के साथ काम कर रहे हैं। तो ये है आज की पहली खबर का। दूसरी बड़ी खबर सर आ रही है कर्ज के बाजार से। जैसा आपने पहले भी कहा है कि शेयर बाजार में चीज़ें कैसी भी हों, लेकिन कर्ज बाजार में हमेशा चिंताएं बन रही हैं, नई चिंताएं उभर रही हैं।
क्या सर, क्या मायने हैं, क्या नई चिंताएं हैं, कहां से ये दिक्कत फिर से उभरती दिख रही है? कर्ज बाजार से खबरें दो तरीके की हैं। पहली खबर ये कि भारत की रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अडानी टोटल और अडानी पोर्ट्स के रेटिंग के डाउनग्रेड को स्टेबल से निगेटिव कर दिया। और अडानी समूह की इस रेटिंग के डाउनग्रेड में इक्रा ने जो इसका तर्क दिया या जो कारण बताया वो जानना हमारे लिए जरूरी है। इक्रा ने कहा कि अडानी समूह के ग्लोबल बॉन्ड्स मुश्किल में हैं, कंपनी को अपनी इक्विटी बेचनी पड़ी है और उसके बाद पैसा जुटाना पड़ा है। ऐसा लगता है कि अडानी समूह की जो फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिटोरिएट हुई है, यानी अडानी समूह की वित्तीय क्षमता या वित्तीय क्षमता में तेज गिरावट आई है। और ऐसी स्थिति में इक्रा, जो भारत की रेटिंग एजेंसी है, वो अडानी पोर्ट्स और अडानी टोटल के निवेश को लेकर अपने आउटलुक को निगेटिव कर रही है। आउटलुक निगेटिव का मतलब है कि इनके भुगतान करने में अडानी समूह को दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में, और खतरा ज़्यादा है निवेश के तौर पर। ये दो फैसले आए थे। इसी के साथ एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आई कि अडानी समूह को अभी एक बड़ी देनदारी अडानी समूह के पास इस साल कर्ज की आने वाली है, जो करीब $2 बिलियन के आसपास की देनदारी है जो अडानी समूह को चुकाना होगा। और ये कर्ज $2 बिलियन के बॉन्ड्स इस साल मैच्योर होने वाले हैं। और शायद यही वजह है शुभम, ये $2 बिलियन के बॉन्ड्स इस साल मैच्योर होने वाले, यही वजह है कि अडानी समूह को अपनी इक्विटी सस्ती बेचकर ये पैसा जुटाना पड़ा है। और ये बड़े बॉन्ड्स हैं जिनकी देनदारी इस साल निकलकर सामने आएगी। तो कर्ज के मोर्चे से चुनौतियां अभी कायम हैं। हमने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि निवेशकों को अडानी समूह जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स हैं उनको समझा नहीं पाया है। माना जा रहा है कि मार्च के अगले हफ्ते में अडानी समूह की तरफ से फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को एक और बड़ा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को एक और बड़ा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसमें उन्हें समझाने की, उनकी बेचैनी शांत करने की कोशिश की जाएगी कि कंपनी के पास निवेश के कर चुकाने के लायक संसाधन है। पर $2 बिलियन की देनदारी जो इस साल आने वाली है वो सबसे बड़ी तलवार है जो अडानी समूह के सर पर लटक रही है। इसके साथ कर्ज को लेकर एक और खबर आई जो जानना जरूरी है। अडानी समूह के मुंद्रा पावर प्लांट के कर्ज को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि कंपनी इस समूह के पास कर्ज काफ़ी ज़्यादा है और इसका कुछ कर्ज चीनी कंपनियों के पास भी प्लेस्ड है, यानी चीनी कंपनियों से भी कर्ज लिया गया। हालांकि ये खबर अभी चर्चाओं में है। अदानी ग्रुप से जो दूसरी बड़ी खबर है जिसका संदर्भ भी अदानी समूह के इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ता है वो है बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने देश के उन टॉप 20 कारोबारी घरानों पर निगरानी बढ़ा दी है जिन्होंने बैंक से मोटा कर्ज ले रखा है। बात शुरू अदानी समूह से ही होती है। अदानी समूह के बड़े कर्ज से बैंक चिंता में दिखते हैं। अब आरबीआई ने ऐसा नया कदम उठाया। क्या करना चाहता है सर आरबीआई, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया? आरबीआई ने पिछले घटनाक्रम से नसीहत ली है। बड़े कर्ज लेने वाले लोग बाद में डिफॉल्ट हुए हैं और हमने एक पूरा बड़ा हिस्सा देखा, कानूनी विवाद देखा 2016 के बाद से, जब आरबीआई उनकी जानकारी नहीं दे सका, फिर कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में जो डिफॉल्टर्स थे उनकी जानकारी मांगी। अब जब अडानी समूह के कर्ज को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है तो आरबीआई ने अब जो 20 सबसे बड़े घराने हैं भारत के, जो कांग्लोमरेट्स हैं जिन्होंने बैंकों से सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है, उनका डे टू डे, उनका बहुत ही स्पेसिफिक सुपरविजन करना शुरू कर दिया। सुपरविजन का मतलब यह है कि बैंकों से लगातार ये मांगा जा रहा है कि इनकी किस्तें समय पर आ रही हैं कि नहीं आ रही, इनके इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या ये लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आगे आना चाहते हैं, क्योंकि इसके जरिए बैंकिंग सिस्टम में, और कर्ज काफ़ी बड़ा है तो बैंकिंग सिस्टम में अब किसी और तरीके की समस्या या चुनौती ना आए, संकट ना आए, इसके लिए रिजर्व बैंक ने अडानी समूह के घटनाक्रम की रोशनी में सारे प्रमुख बैंकों के सारे प्रमुख बड़े ग्राहकों के कर्ज पर निगाह रखनी और निगरानी करनी शुरू कर दी है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ने अपने अंदर एक स्पेशल वर्टिकल बना दिया है, खास विभाग बना दिया है जो सिर्फ और सिर्फ इन बड़े कर्जदारों पर, बैंकों के इन बड़े कर्जदारों को पर निगाह रखेगा। और सुपरविजन के लिए, इनकी निगरानी के लिए रिजर्व बैंक बैंकों को नए किस्म के नियम दे रहा है जिन नियमों के तहत इनकी निगरानी की जाएगी। चलिए अब अदानी समूह पर आए दो बड़े बयानों की बात करते हैं। रविवार को इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के चेयरमैन ने अदानी ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद एलआईसी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश पर यह कहा कि वो उन्हें पूरा भरोसा है, कंपनियों पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रहे आपको कि अदानी समूह की कंपनियों में एलआईसी का बड़ा निवेश है। दूसरा बड़ा बयान आया पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन का। रघुराम राजन ने सवाल किया, दरअसल उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप में मॉरिशस के फंड के निवेश का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर अभी तक जांच क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा क्या वजह है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इसकी जांच नहीं कर रही? एक तरीके से उन्होंने रेगुलेटर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। सर क्या ये बात सही है?
रघुराम राजन का सवाल स्वाभाविक रूप से सेबी से ही है और पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। और अगर आप इसे पूरी रोशनी में देखें तो ये सवाल कई लोग भारत में पूछना चाहते होंगे कि इतने समय के आरोपों के बाद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कई सारी वित्तीय अपारदर्शिता के आरोपों के बाद भी सेबी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जांच शुरू नहीं की। केवल चर्चा ये थी कि सेबी ने कुछ मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर के कामकाज की जाँच की, लेकिन अब रघुराम राजन के बयान से पहले ही जाँच शुरू हो चुकी है और अब ये जाँच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट 2 पैरेलल जांच करा रहा है, जिसमें सेबी को अलग से जांच करनी होगी हिंडनबर्ग के आरोपों की, और सुप्रीम कोर्ट का एक एक्सपर्ट पैनल भी जांच करेगा। और भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में शुभम पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी कॉर्पोरेट के मामले में 2 पैरेलल जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलेंगी। एक रेगुलेटर करेगा और एक सुप्रीम कोर्ट का एक्सपर्ट पैनल करेगा। और हमें उम्मीद है कि उस जांच से हमें पता चलेगा कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कितनी सच्चाई है, अडानी समूह के कामकाज की पारदर्शिता को लेकर उठने वाले सवाल कितने जायज़ हैं। लेकिन रघुराम राजन के सवाल से सेबी पर तो सेबी को लेकर तो प्रश्न पर उठने ही लगे हैं कि सेबी अभी तक किस चीज़ की या किस बात का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि सेबी ने अपनी तरफ से बाजार में ट्रेडिंग की, शॉर्ट सेलिंग की, इन सब मामलों की पूछताछ स्टॉक एक्सचेंजेस से ज़रूर की थी। सर, रघुराम राजन ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत तेजी से हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है। क्या मतलब है इसका, क्या मायने? ये दिलचस्प शब्द है जिसकी चर्चा हम अक्सर इससे पहले भी सुनते रहे, पर तमाम लोगों को नए लोगों ये शब्द तमाम लोगों के लिए नया लग सकता है। दरअसल ये शब्द एक इकोनॉमिस्ट थे राजकृष्णा, जिन्होंने भारत की आर्थिक विकास दर को, जब आर्थिक विकास दर 3-3.5% के आसपास रहती थी तब उन्होंने इसे हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया था। और ये ग्रोथ रेट काफ़ी समय तक भारत की आर्थिक विकास दर 4% से नीचे 3 से 5% के बीच रहती थी, तो उसे हिंदू रेट ग्रोथ कहा जाता था। इसका मतलब यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य स्वाभाविक आर्थिक विकास दर इतनी बड़ी आबादी, 80 करोड़ की उस समय आबादी थी, वो आबादी अगर एक दूसरे को फीड भी करती रहेगी, एक हाथ दूसरे हाथ को भी खिलाएगा, तब भी भारत की आर्थिक विकास दर इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन बाद में ये शब्द धीमे धीमे हट गया। राजकृष्णा बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे थे। अब आज रघुराम राजन ने जो बयान दिया वो इस संदर्भ में दिया गया है जो हम लगातार सुन रहे हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर तो 6% से नीचे आ रही है, 5% क्या 5.5% के आसपास आ रही है। तो मौजूदा परिस्थितियों में आप ये कह सकते हैं कि 5-5.5% की विकास दर जो है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसी है, क्योंकि जब भारत की आबादी थी तो 80-90 करोड़ के आसपास थी, तब भारत की आर्थिक विकास दर 3-3.5% थी। तो आबादी की बढ़ोतरी के हिसाब से भारत मिनिमम 5 से 5.5-6% की आर्थिक विकास दर से बढ़ेगा ही। उनका इशारा अगले साल 3 साल की सबसे न्यूनतम आर्थिक विकास दर की तरफ है। भारत की आर्थिक विकास दर में जो पिछली तिमाही का आंकड़ा आया है उससे आप उसका संदर्भ जोड़ सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से इस साल अगली तिमाही में जो आर्थिक विकास दर के आकलन दिए गए वो सब 5 से 6% के आसपास घूम रहे हैं। तो रघुराम राजन का इशारा उस पुराने फार्मूले की तरफ, उस पुराने मुहावरे की तरफ था जिसका इस्तेमाल लिबरलाइजेशन से पहले, उदारीकरण से पहले भारत की आर्थिक विकास दर के लिए किया जाता था।